हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। आरसी सर्किट के कल कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे मैंने आप लोगों को। लास्ट न्यूमेरिकल क्या था? एक कराया था शायद, डेल्टा वी वाला एक कराया था ना। अगला देखो, और आज होमवर्क भी डिस्कस करेंगे, बोला था मैंने आप लोग को। ठीक है, हाँ नया चैप्टर में भी शुरू करेंगे, ठीक है। बातें नहीं, बातें नहीं भाई, बातें नहीं। करें शुरू। ये आपको कहा गया है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें कुछ कैपेसिटर्स है, कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ बैटरी है। आपको बोला है कि 2 माइक्रोफेरेड पे अपने को क्या निकालना है? चार्ज। कल जो सवाल कराया था बिल्कुल ऐसा ही था। अगर कुछ कहा नहीं जाता तो स्टेडी स्टेट में सॉल्व करते हैं क्या? बस ये वही सवाल है, स्टेडी स्टेट में करना है अपने को, ठीक है। चालू हो जाओ, सॉल्व करो, मैं जब तक एक और ड्रॉ कर रहा हूं। बातें नहीं भाई, बातें नहीं। कर लो, देखते हैं एक साथ अभी। पॉइंट ऊपर वाले में 0.5, इस वाले में 1.5। इसको 1.5, अच्छा ये भी 1.5 दिया गया मैंने। इसको 3 कर लो, 3। इसको 3 कर लो, 3 वोल्ट, 5 3 1.5 5। हाँ अब सही है। करो, सॉल्व करो। जब कुछ कहा नहीं जाता तो कैपेसिटर को किस में लिया जाता है? स्टेडी स्टेट में। अगर कोई कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो पहले देखो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, फिर ये देखो कि पोटेंशियल जो उस पर है, क्या भाई क्यू निकालना है ना तुम्हें। क्यू बराबर क्या होता है? CV।
तो उस कैपेसिटर पे V निकालोगे आप। अब आप ये देखो कि वो कैपेसिटर कौन सी ब्रांच के अबाउट पैरेलल है। जिस ब्रांच के साथ वो पैरेलल है आप उस ब्रांच पे V निकाल लो, और उस ब्रांच पे अगर V आ गया तो कैपेसिटर पे भी V आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, करो फटाफट से। देखते हैं अभी। बता, स्टेडी स्टेट पे है ये? स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर क्या होता है? ओपन मतलब करंट कितनी, मतलब यहां कोई करंट फ्लो, तो सारी करंट कहां फ्लो हो रही है? ऊपर। अच्छा, ये क्या चाहेगा कि करंट ऐसे चले, और ये क्या चाहेगा कि करंट ऐसे चले। सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं ना, तो जीतेगा कौन? 5 वाला। अरे वो जीत जाएगा, तो उसके हिसाब से करंट फ्लो होगी फिर सर्किट में। और अगर उसके हिसाब से चलोगे तो क्या करंट का फ्लो ऐसा कुछ बन के आएगा? अब मुझे बता, ये चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज? और ये, बहुत अच्छी बात। अब क्या तुम यहाँ करंट नहीं निकाल सकते? करंट बता, क्या ये सब कुछ सीरीज हो गया? तो बता नेट ईएमएफ कितना है? 5 प्लस 3 या माइनस 3 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस 1.5 प्लस 0.5, क्या 1 एम्पियर आ जाएगा? 1 एम्पियर आ गया। अब मुझे ये बता कि ये जो कैपेसिटर है इसके अबाउट जो डेल्टा वी है वो तुझे पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है? सी वी। वी मतलब इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसके अबाउट उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा जितना इस पर और इस पर है, क्योंकि ये जो ब्रांच है क्या इसके साथ पैरेलल है कि नहीं है? है। तो इस सेल पे निकाल ले टीपीडी या इस सेल पे निकाल ले टीपीडी, तेरा काम बन जाएगा। अब जरा इस सेल को ध्यान से देख, ये सेल क्या हो रहा है, चार्ज या डिस्चार्ज? डिस्चार्ज। अगर ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज का टीपीडी कितना होता है? ई माइनस आई आर। ई का वैल्यू कितना है? 5। ई का वैल्यू कितना है? 5। आई का वैल्यू तूने निकाला 1। आर कितना? 0.5। कितना आ गया? 4.5 वोल्ट आया। तो मतलब डेल्टा वी भी कितना है? 4.5 वोल्ट। बोलो है। और अगर डेल्टा टी इतना है तो क्यू बराबर क्या होता है? सी डेल्टा वी। तो 2 × 4.5 कितना आ गया? 9 माइक्रोकुलम। अरे आया। अब तो करो दूसरा वाला। अरे एक और सवाल हो गया ना, कल भी तो ऐसा कराया था मैंने आप लोग को एक। ये भी करो जरा। इसमें भी सेम ही तरीका है, इसमें भी आपसे कुछ कहा नहीं गया है ना।
तो वन सेकेंड, ये सवाल भी कहाँ सॉल्व किया जाएगा? स्टडी स्टेट में। करो फटाफट से, स्टडी स्टेट में सॉल्व करो उसको। आया आंसर? आया बेटा? एक और दो आ रहा है? सही है। वंस अगेन, ये स्टडी स्टेट है। स्टडी स्टेट में क्या ओपन होता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर होने का मतलब करंट कितना है? 0। अब सुनो वापस से, अगर इस ब्रांच पे कोई करंट नहीं है तो आप सोच के बताइए इस रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? इसको रखो या मत रखो, कोई मतलब नहीं है, आप इसके बारे में सोचो ही मत। आप तो ये सोचो कि ऊपर वाले ब्रांच में सिर्फ क्या है? कैपेसिटर है। आया? अब सोच, अगर तू चाहता है कि इस पर और इस दूसरे कैपेसिटर पर मैं पोटेंशियल निकाल लूं, तो क्या पहले मुझे नेट पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, और उस नेट पोटेंशियल को मैं डिवाइड कर लूं, मेरा काम बन जाएगा। अब जरा ये सोचो कि क्या ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल है? तो अगर मुझे इस ब्रांच का पोटेंशियल पता चल जाए तो मुझे उस ब्रांच का भी पता चल जाएगा। आप मुझे ये बताइए, क्या करंट का फ्लो ऐसा होगा? करंट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट है। तो बताइए इस पूरे सर्किट में ये सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं? सीरीज। तो नेट करंट कितनी जाएगी? 5/5। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 एम्पियर करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में जाएगी, जो कि कितने ओम के हैं? 3 ओम। तो 3 ओम में 1 एम्पियर करंट गई तो ड्रॉप कितना आएगा? तो इसका मतलब यहां डेल्टा वी कितना है? 3 वोल्ट। अब बताइए जो 3 वोल्ट है, क्या ये 3 वोल्ट V1 और V2 में जाके डिवाइड होगा? और मुझे ये भी पता है कि सीरीज में जो पोटेंशियल डिवाइड होता है, क्या वो इनवर्स रेशियो में होता है? तो 1/2:1/1। ये कितना हो गया? 1:2। कितना हो गया? 1:2। क्या ये रिजल्ट याद है तेरे को? कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है? डायरेक्ट में या इनवर्स में? इनवर्स। बहुत अच्छा। अब बता, V1 बराबर क्या लिखेगा? खुद का रेशियो अपॉन टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय नेट पोटेंशियल कितना है? 3। कट के कितना दे देगा? 1 वोल्ट। अगर इसको 1 मिला तो नो डाउट दूसरे को कितना मिलेगा? 2 वोल्ट ही मिलना चाहिए, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? 3। आगे तेरा आंसर। अभी नहीं आया समझ में? आया? एक और करें? एक और लिखाऊं? भाई अगर ये स्टेडी स्टेट है, ये कैपेसिटर ओपन है, इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी। ओपन होता है ना कैपेसिटर, तो अगर इस ब्रांच में करंट नहीं गई तो यहाँ पे ड्रॉप होगा ही क्यों? अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट जा ही नहीं रही तो उस रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इस रेजिस्टेंस को नहीं भी सोचो ना आप, तो भी आपका काम सही है, क्योंकि इसमें कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। अगर इसमें कोई ड्रॉप नहीं हो रहा तो सारा ड्रॉप किस पर हो रहा होगा? सिर्फ इन दोनों पर। और इन दोनों के ड्रॉप का सम किसके बराबर होगा? 3 वोल्ट के बराबर। क्लियर है? हाँ, एक और न्यूमेरिकल लिखो। A capacitor of 1 millifarad, a capacitor of 1 millifarad, a capacitor of 1 millifarad is connected with a capacitor of 1 millifarad is connected with a resistance of 1 kilo ohm. A capacitor of 1 millifarad is connected with a resistance of 1 kilo ohm is connected with a resistance of 1 kilo ohm in series. In series, this combination is being supplied. This combination is being supplied by. This combination is being supplied by a battery of 2 kilovolt. This combination is being supplied by a battery of 2 kilovolt. Then find. First, time at which, first लिखो,
time at which stored energy in capacitor will become 1/4 of maximum energy. 1/4 of maximum energy. सेकंड लिखो, find current in the circuit. Find current in the circuit at t is equal to 2 seconds. Find current in the circuit at t is equal to 2 seconds. करो, पहले तो पढ़ो और बताओ कि क्या ये चार्जिंग का सर्किट है या डिस्चार्जिंग का। कैसे पता चार्जिंग? बैटरी है, तो सबसे पहले इसका टाइम कांस्टेंट निकालो फटाफट। टाइम कांस्टेंट निकालो। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अच्छा पहले तुम इसका सेकंड पार्ट खत्म करो, सेकंड पार्ट करो फटाफट से। इसका फर्स्ट पार्ट बाद में कर लेना, पहले तुम सेकंड पार्ट कर लो। क्वेश्चन रिपीट करना है। अच्छा क्वेश्चन देखो क्या है, आई रिपीट। न्यूमेरिकल ये है कि आपसे कहा गया है कि क्या कहा गया है, ए कैपेसिटर ऑफ 1 मिलीफैरेड is connected with a resistance of 1 kilo ohm in series. This combination is being supplied by a battery of 2 kilovolt. Then find, first बोला गया है, क्या बोला गया फर्स्ट? Time at which stored energy in capacitor will become 1/4 of maximum. And दूसरा बोला गया है find current in the circuit at t is equal to 2 second. करो 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 फटाफट करो। तेरी एसी कैसे बंद पड़ा है? इसमें करंट ग्रो होती है या डीके? हाँ डीके। इसके तो प्राण निकल गए। चलो कोई बात नहीं, इन्हीं के हवाले है वतन साथियों। चलो जी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सॉल्व किया गया। करंट क्या कर रही है, ग्रो या डीके? आवाज नहीं है, ग्रो या डीके? डीके कर रही है। तो करंट की इक्वेशन क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नॉट क्या होता है? V दिया हुआ है वो तेरे को। आई नॉट इज इक्वल टू V बाई आर होता है ना। V कितना है? 2 किलो वोल्ट। R कितना है? तो आई नॉट निकाल लेगा, फटाफट सॉल्व कर। क्या आया? E की टर्म्स में निकाल ले, E की टर्म्स में। आई का फंक्शन पूरा सॉल्व करो ना। 2/e² रह गया। शाबाश। देखो आई बराबर क्या होता है? आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ। आई नॉट बराबर क्या होगा? V बाय आर। V कितना है? 2 किलो वोल्ट और R कितना है? 1 किलो ओम। तो क्या 2 एम्पियर आ गया? टाउ तूने निकाला होगा। RC, R कितना है? 1 इंटू 10⁻3। C कितना है? 10⁻⁻3। तो कितना आ गया? 1 सेकंड, सारा डाटा उठा के डाल दूं मैं। I बराबर बोल कितना आएगा? 2 इंटू ई की पावर कितने सेकंड पे? तो 2/1। तो क्या ये 2/e² हो गया? 2/e² एम्पियर। कितने लोग आ गया? बहुत बढ़िया। अब इसका पहला पार्ट ट्राई करो। अब पहला पार्ट ट्राई करो।
पहला बार ट्राई करो और देखो क्या आंसर बनेगा। कितना पॉइंट? करो बेटा, सेकंड फर्स्ट बार ट्राई करो इसका। क्या चीज 1/4 करवा रहा है? एनर्जी। अच्छा सुन, मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? मैक्सिमम एनर्जी Q0² बाय 2C। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? लिख सकता हूँ। अच्छा किसी टाइम टी पर एनर्जी कितनी होगी? Q² बाय 2C। यही बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि किसी टाइम टी पर एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया? मैक्सिमम का कितना? 1/4 हो गया। अच्छा U का वैल्यू कितना है? Q² बाय 2C। ये किसी टाइम टी पर है। और मैक्सिमम कितना है? Q0² बाय 2C मल्टीप्लाई बाय 1/4। क्या 2C से 2C गया? Q बराबर कितना आ गया? Q0/2। मतलब जब एनर्जी आधी, सॉरी एनर्जी 1/4 हो रही है, उस मोमेंट पर चार्ज कितना हो रहा है? आधा। अब तुझे पता है कि चार्ज आधा कब होता है? हाफ लाइफ में होता है। चार्ज आधा कब होता है? हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ का वैल्यू कितना होता है? T = 0.7 टाउ। टाउ कितना है? 1। तो T बराबर कितना? 0.7। और एग्जैक्टली कहे तो कितना? 0.693। अगर बहुत ही एग्जैक्ट कहना है अपने को, मान लो ऑप्शन में है ही एग्जैक्ट आंसर, तो 0.693 टाउ लिख सकता है तू। तो T बराबर कितना आ जाएगा? 0.693 सेकेंड्स। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और अगर तू चाहता तो इसे सॉल्व भी कर लेता। देख इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इधर देख ले भाई। इधर देख, ये तो मैंने डेफिनेशन से किया है ना। इसको पूरा सॉल्व करना हो तो कैसे करेगा? मुझे बताइए सर्किट चार्जिंग का है या डिस्चार्जिंग का? यार थोड़ा सीधा बैठो, एनर्जी की बैठे रहो। चार्जिंग। चार्जिंग में चार्ज की इक्वेशन क्या होती है? Q = Q0 1 - e⁻t/. तुझे ये पूछा है कि बता किस टाइम पर चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा? आधा। भाई एनर्जी 1/4 का बोरी चाप, जब जब चार्ज कितना हो रहा है? आधा। तो मतलब Q बराबर कितना? Q0/2 बराबर Q0 - 1 - e⁻t/. बोलो सही लिखा मैंने? कुछ कट रहा है क्या? Q0 से क्या बच गया? 1/2। 1/2 को उधर ले जा और E को उधर लेकर आ जा। तो E की पावर -T/2 कितना हो जाएगा? 1 - 1/2। 1/2। अच्छा E की पावर -T/2 को तू क्या लिख सकता है? 1/E⁻T/2। माइनस में था ना। तो बता E की पावर T/2 कितना? 2। E हटाने के लिए क्या लेगा? लॉग। तो T/टाउ बराबर कितना? ln2। क्या ये लेना आता है तेरे को ऐसा? तो T बराबर कितना? टाउ ln2। घूम के तो वही पहुंचा। अरे इतनी सारी रामायण करके भी तो यही पहुंचा ना। तो क्यों ना डेफिनेशन से सीधा कर लिया जाए। तो आई आई रिपीट कि डेफिनेशन ज्यादा आसान पड़ेगी एज कंपेयर टू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लग जाएगा ना बेटा। तो आप क्या याद रखें? डेफिनेशन। इसलिए कल मैंने रटवाया था। टाइम कांस्टेंट किसे कहते हैं? वो टाइम जिसमें कितना चेंज हो? 63%। और हाफ लाइफ में क्या ये 50% का चेंज है? दैट्स इट। ये नोट करने की आवश्यकता नहीं है, यही कर लेना। ठीक है। अब चलो होमवर्क डिस्कस करते हैं। ये ऑफिशियली अपना कैपेसिटर क्या हो गया? समाप्त। ठीक है। अब हम शुरू करेंगे होमवर्क डिस्कशन।
क्या कल मैंने ये बोल दिया था कि आरसी छोड़ के सारा कर लाना? बोल दिया था। चलो बिग बॉक्स 2 से शुरू करते हैं। बिग बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 1। बिग बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर बिग बॉक्स 4 में आ जाओ। कौन सा 10? 10 में क्या दिक्कत है? 9 या 10? 9। बिग बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार। एयर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 10 है। बैटरी कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की। नाउ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। देन कैलकुलेट एडिशनल चार्ज व्हिच विल फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर। तो बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कैपेसिटर बैटरी कनेक्टेड है ना इसके अंदर। तो बैटरी कनेक्टेड है तो इसके अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा? वी। अब वी कांस्टेंट रहेगा तो बोल रहा है एडिशनल चार्ज कितना फ्लो होगा। तो सोच पहले कैपेसिटेंस कितना था? सी। बाद में कितना हो गया? के सी। पहले चार्ज कितना था? सीवी। बाद में कितना हो गया? के सी वी। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा? के सी वी माइनस सी वी। ठीक है। हाँ बिग बॉक्स 4 नहीं किया? क्यों? अच्छा हो, ओके 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 ओके। बिग बॉक्स 3, बिग बॉक्स 3 सॉरी, बिग बॉक्स 3 करना है। बिग बॉक्स 3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 3 पढ़ो भाई। 3 में क्या दिक्कत आ गई? 3 देखो फटाफट से। 3 के अंदर देखकर बता क्या ये दोनों कैपेसिटर सेम पोलैरिटी सेम साइड वाला है? अगर आप इस तरह से जोड़ोगे तो चार्ज निकालना है। तो चार्ज के लिए पहले क्या निकालेगा? वीसी। क्या पहले कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। जब VC आ जाएगा तो नया चार्ज कितना हो जाएगा? CVC। दैट्स इट। 4 5 6 7। कौन सा? 7 में? अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखो। बातें नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया आपके पास में दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस C है, दोनों का आपने V वोल्ट से चार्ज किया। कितने वोल्ट से? V वोल्ट से। और फिर दोनों को अपोजिट पोलैरिटी में जोड़ दिया। अब बता सोच, अगर दोनों को अपोजिट पोलैरिटी में जोड़ दिया तो VC का फॉर्मूला क्या यूज करेगा? C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या दोनों पे CV हो जाएगा? तो VC कितना आ जाएगा? 0 भाई। CV माइनस CV अपॉन C1 प्लस C2 कट के कितना आ गया? 0। तो कॉमन पोटेंशियल कितना है? 0। तो पहला कौन सा वाला बोल रहा है? सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में बोला है कि एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर आफ्टर कनेक्शन, सॉरी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो 0 0 हो गया ना। जब कॉमन पोटेंशियल 0 है तो चार्ज भी कितना होगा? 0। देन एक्सरसाइज 1 बिग बॉक्स 4 अभी करके लाइक कल करेंगे डिस्कस बिग बॉक्स 4। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में 18 19 20। अरे अब तो होमवर्क करके लाया ना तुम लोग। खूब टाइम मिल गया आपको, तो खूब सारा टाइम दे दिया मैंने, ठीक है ना। 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 8 28। मेटल डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकता। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है। डाइलेक्ट्रिक तो इंसुलेटर्स होते हैं ना, तो मेटल थोड़ी इंसुलेटर होता है। क्या 28 की 29? अरे फिर भी मेटल तो मेटल होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर। कुछ भी कर लो, डाइलेक्ट्रिक थोड़े बन जाएगा वो। 29, 29 में है। अच्छा सोचो 29 में जब आपने कुछ भी नहीं भरा, जब आपने कुछ भी नहीं भरा तो क्या थी? हवा। हवा की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस कितना? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। बोलो है। फिर तूने आधे में हवा भर दी और आधे में क्या रहने दिया? मटेरियल। तो बता आधे हवा वाले का कैपेसिटेंस कितना होगा? ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और मीडियम वाले का कितना हो जाएगा? 5 ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट बाय डी, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 5।
तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, a/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो कितना बच जाएगा ब्रैकेट में 1 + 5 मतलब 6। तो फाइनल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 6 × a/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मतलब कितना हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट बाय 2, और पहले कितना था a एप्सिलॉन नॉट बाय 2, तो चेंज कितने का आया 200% का, आंसर आ गया 200%। देन क्वेश्चन नंबर 32 32 38 38 38 देखो, दो स्फीयर है जिनकी रेडियस कितनी कितनी है r1 r2, दोनों पे चार्ज कितना कितना है q q, आइडेंटिकल चार्ज है दोनों पे, और दोनों को आपने जोड़ दिया कॉपर वायर से, बहुत अच्छी बात। इफ v the potential of each sphere after they are separated from each other, then the initial charge on both sphere will be, initial charge क्या रहा होगा, चलो देखते हैं क्या रहा होगा, ठीक है। इनिशियल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर विल बी, ध्यान से देख, पहले कितना कितना चार्ज था क्यू क्यू, रेडियस बोल r1 r2, क्या दोनों को तार से जोड़ना है, तार से जोड़ने के बाद कंडक्शन हो जाएगा, कंडक्शन में किस चीज का ट्रांसफर होगा, कब तक, जब तक कि क्या सेम ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अच्छा, क्या तू सिस्टम का कॉमन पोटेंशियल नहीं निकाल सकता, इस सिस्टम का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, VC इज इक्वल टू नेट, VC इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस, नेट चार्ज कितना है 2Q, अरे यार नेट कैपेसिटेंस कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट r1 + r2, VC का वैल्यू क्या V बोला इसने, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है K, तो इसको K लिख दूं क्या मैं, तो Q बराबर कितना आया V/2K r1 + r2, ठीक है। 39 40 41 42 then 53 54 55 55 55 पढ़ो, 55 पढ़ो, उसमें आपसे कहा गया आपके पास में दो स्फीयर है, दोनों की रेडियस r1 r2 है, दोनों पे चार्ज q1 q2 है, आपसे बोला गया है कि किस कंडीशन के लिए क्या होगा, ऐसा कुछ अजीब सा सवाल है ये, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। बता इसका पोटेंशियल कितना होगा KQ1/R1, इसका बता चार्ज का फ्लो कब होगा, जब पोटेंशियल सेम हो या ना हो, तो क्या इक्वल क्या अनइक्वल, क्या K से K गया तो Q1R2 इज नॉट इक्वल टू Q2R1, जब ऐसा है तब क्या चार्ज का फ्लो होगा, अरे ये पोटेंशियल के बराबर नहीं होने की कंडीशन है ना, तो अगर ऐसा है तो पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, तो क्या चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा तो क्या हीट लॉस होगी, हीट लॉस से एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, तो एनर्जी कब घटेगी जब ये कंडीशन हो, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन पढ़ लो, अरे फोर्थ ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा भाई, आएगा ना। देन 56 57 8 59 59 59 में कुछ भी नहीं है यार, एक चीज बता, तेरे को कहा है कि एक स्प्रिंग पे जब 5000 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0.2 मीटर का, क्या F बराबर KX होता है, K बराबर F/x, F कितना है और ये X कितना है 0.2, मतलब 2 ऊपर 10 आ जाएगा, तो क्या 25,000 हो जाएगा ये, तो तेरे पास K का वैल्यू कितना है 25,000। अब बोल रहा है कि कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी और स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो निकालो, स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होती है हाफ KX², और कैपेसिटर में कितनी होती है हाफ CV², क्या हाफ से हाफ गया, तेरे को K मिल गया, X दिया हुआ है, C दिया हुआ है, V दिया हुआ है, आंसर निकाल लो। 59 के बाद 60 61 62 then 67 68 70 71 72 73 74 75 6 77 78 78 78 में आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पीपीसी इज E0। अब जब आप उनके बीच का स्पेस किससे भर रहे हो, डाइलेक्ट्रिक से भर रहे हो, कब, जब बैटरी को जोड़ा गया है उसमें, तो पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कल वाली टेबल याद है तेरे को,
अगर बैटरी कनेक्टेड हो, अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो क्या V कांस्टेंट हो जाता है? अब तूने डाइलेक्ट्रिक डाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है, बता E का फॉर्मूला क्या होता है? V/D। क्या बैटरी जोड़ने से V कांस्टेंट, और तूने D में कोई छेड़छाड़ करी नहीं, तो बता E क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो E विल रिमेन E नॉट। 79 79 79 में कहा है कि एक 40 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है जो कि डेफिब्रिलेटर में कनेक्ट किया गया है 3000 वोल्ट। डेफिब्रिलेटर क्या होता है जानता है? अरे मूवीज वगैरह नहीं देखते क्या तुम लोग? अरे यार वो डॉक्टर लोग करते हैं ना, वो पेशेंट मर जाता है कोई, वो ऐसे लगाते हैं और के चेस्ट पे लगाते हैं। अरे तुमने वो पिक्चर नहीं थी रजनीकांत की यार, शिवाजी द बॉस? शिवाजी पिक्चर नहीं देखी क्या? उसमें डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे जेल लगाते हैं उसमें और उसके सीने पे लगा देते हैं, फिर मरीज उछल जाता है, ये लो। अरे होता है कि नहीं होता? वो जो डिवाइस है, वो डिवाइस क्या कहलाती है? डेफिब्रिलेटर। क्या होता है वो? डेफिब्रिलेटर। समझ में आया? चलो अब सवाल में आओ। देखो 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 देखो, अरे बात नहीं बात नहीं। जिंदा करने का यंत्र, हिंदी में इसको ये कहेंगे, जिंदा करने का यंत्र। ठीक है, पुरानी पिक्चरों में तो ये भी काम नहीं आता था, वो 2-4 मुक्के मारते थे सीने पे, हीरो की माँ के मारती थी, नहीं नहीं नहीं। वो पहले अजय देवगन की एक पिक्चर थी यार, मैं जाने कौन सी पिक्चर थी वो, भगवान जाने, उसमें ऐसा ही हुआ था कुछ। विमल के लाके जिंदा कर दिया था। सही था। हाँ 79 देखो, एक 40 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है जो कि डेफिब्रिलेटर में जोड़ा गया है, कितने वोल्ट पर? 3000 वोल्ट पर। द एनर्जी stored in the capacitor is sent through the patient during a pulse of duration 2 मिलीसेकंड। मतलब जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है, वो सारी की सारी एनर्जी पेशेंट के बॉडी के अंदर रिलीज कर दी गई, कितने सेकंड में? 2 मिलीसेकंड के अंदर। पावर पूछा है, पावर क्या होता है? एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम। अब कैपेसिटर कितनी एनर्जी डिलीवर करेगा? हाफ CV²। क्या C और V दोनों है तेरे पास और टाइम तेरे पास में है, तो ये हो जाएगा P, पावर डिलीवर्ड हो जाएगी। अरे डेफिब्रिलेटर का काम यही तो होता है भाई, जब हार्ट पंपिंग करना बंद कर देता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए वो सारी की सारी एनर्जी एक साथ रिलीज करते हैं झटके से, तो उसके हार्ट में जब इतना सारा मतलब करंट जाता है, इतनी एनर्जी जाती है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रिक पल्स मिलते ही वापस से हार्ट क्या चालू कर देता है? फंक्शनिंग चालू कर देता है। ओके, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है, मूवीज में नहीं, रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है, 82 83। अच्छा एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 6 8 9 10 11 11 हम क्लास में कर चुके हैं यार। देखो मैं फिर भी आपको हिंट तो दे देता हूं क्या करना है। मैंने आपको हीट लॉस निकलवाया था क्लास में, ऐसे सवाल कराया है। इसमें आपसे बोला है कि परसेंटेज एनर्जी डिसिपेटेड। अच्छा अरे आपस में डिस्कशन प्लीज नहीं यार, मुझे एक्सेसिवली लोड डालना पड़ता है मेरे गले में, मतलब तुम समझ नहीं आता कि यहाँ पे खड़े होने के बाद तुम्हारी आवाज सुनाई देती है तो ऐसे लगता है कान में मच्छर भिनभिना रहा है, समझ रहे हो? तो बहुत बुरा लगता है, समझा करो उस बात को। अच्छा इस सवाल को पढ़ो 11 वाले को, इसमें आपसे कहा है कि भाई आपको परसेंटेज एनर्जी चेंज निकालना है जो भी है, तो भाई परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो आप? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन यू इनिशियल इंटू 100। अरे बोलो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या है? हीट। अरे है कि नहीं है? हीट का फॉर्मूला तो तुझे पता है ना, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो पहले तो तू हीट निकाल ले और उसमें किसका डिवाइड कर दे? इनिशियल एनर्जी का, तो जो भी परसेंटेज चेंज हुआ आ जाएगा। ऐसा का ऐसा ही तेरा क्वेश्चन नंबर 15 है, 11 जैसा ही 15 है, तो इससे फटाफट आंसर आ जाता है। ठीक है, 12 क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिक्कत है 12 में? आंसर नहीं आ रहा? देखिए मैंने अभी भी समझाया कि प्लीज आपस में गुनगुनाहट मत करो भाई, अगर किसी को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी तो बाहर जाके करके आ जाए, मैं कुछ नहीं बोल रहा।
लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, यहाँ शांति रखें। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है कि यू हैव ए कैपेसिटर और उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भरे गए बेटा। ये वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये अलग है, ये अलग है और ये वाला भी अलग है। ऐसे अलग अलग आपने काफी सारे डाइलेक्ट्रिक भर दिए। इसका प्लेट एरिया कितना है? A/3 A/3 A/3। ये क्या है? C1, ये C2, ये C3, ये C4। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना? K1 K2 K3 K4। बोलो क्लियर है? अब इस सवाल में एक इश्यू है, टेक्निकल इश्यू है, उसे समझने के लिए थोड़ा सा अपने को इस पे गहन चिंतन और मनन करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा अलग तरह का है। नॉर्मली ये सवाल जेई के लिए बना होता है, बट स्टिल यहाँ आया है और इसका आंसर भी इसमें गलत है। ठीक है, तो बड़ा ही अजीबोगरीब तरह का सवाल है। सो स्टार्ट करें। जेई वाले मेथड से समझेंगे हम लोग इसको। जेई एडवांस का जो मेथड होता है उसे समझेंगे। नीट वाला जो मेथड है मैं उसे सही नहीं मानता हूँ। वो क्यों नहीं मानता वो आपको बताता हूँ। नीट क्या बोल रहा है कि इन तीनों ने कौन सा डिवीजन किया है? एरिया। तो इन तीनों को मान लो सीरीज और इसके साथ क्या मान लो? पैरेलल। और आंसर दे दो। शायद सही बोला। नहीं नहीं नहीं, इन तीनों को मान लो पैरेलल, इसके साथ क्या कर दो? सीरीज। आपका आंसर आ जाएगा। और उस तरह से आंसर आ भी जाता है, उस तरह से आंसर आ भी जाता है। बट सिर्फ आंसर लाना ही हमारा मोटिव नहीं है, हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि क्या हम सही तो कर रहे हैं क्या। अब जेई में सवाल को क्यों गलत माना गया सुनिए, उसका रीजन सुनिए। भाई आप ये मानते हो कि ये पूरी की पूरी प्लेट क्या V वोल्ट पे होगी और ये वाली 0 पर, मतलब यहाँ का पोटेंशियल भी कितना? V, यहाँ का भी V, यहाँ का भी V। अब जब मैं यहां से यहां गया, जब मैं यहां से यहां गया तो मैंने कितनी दूरी तय करी? D/2। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E0/K1। अरे इस रीजन में फील्ड कितनी है? E0/K1 इधर, और इधर E0/K3। तो सोच जब मैं यहां से यहां आया तो पोटेंशियल घटा कि बढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यहां से यहां आने में पोटेंशियल घटा कि बढ़ा? घटा। तो सोच इस दर का इस प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा? V माइनस कितना घट गया? ED। V माइनस ED। E कितना है? E0/K1 D/2। इधर का पोटेंशियल कितना है? V माइनस E0/K2 D/2। इधर का पोटेंशियल कितना है? V माइनस E0/K3 D/2। अब बता क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्या? अलग अलग है ना। देन हमने कैसे पैरेलल ले लिया? अरे समझ में आया तेरे को क्या प्रॉब्लम है सवाल के साथ? कि नीट बोलता है कि भाई सिर्फ एरिया डिवीजन है तो बिंदास तुम तो क्या ले लो? पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लो और इसके साथ सीरीज करके अपना आंसर निकाल दो। और सच में आंसर आ भी रहा है नीट वाले मेथड से तो। लेकिन आंसर बनाने वाले भी वही है ना जिन्होंने उसका तरीका सोचा था, लेकिन उस तरीके में गड़बड़ है। तरीके में गड़बड़ समझ में आई तेरे को? तू लेकर तो V चल रहा है, लेकर तो कितना चल रहा है? V, लेकिन यहां से यहां पहुंचने के बाद तेरा पोटेंशियल अलग अलग है। तो कैसे ये पैरेलल हो सकते हैं? ये पैरेलल हो ही नहीं सकते। तो जेई क्या कहता है? जेई कहता है कि सवाल को करने के लिए आप क्या करें कि नीचे वाली जो स्लैब है ना उसके भी कितने से कर दें? 3। कितने कर दें? 3। अब देख ये K4, ये K4, ये K4, ये K1, ये K2, ये K3। अब ये प्लेट किस पर है? V पर और ये 0 पर। अब बता ये ग्रुप किस में है? सीरीज। ये ग्रुप किस में है? सीरीज। ये ग्रुप किस में है? आपस में तीनों क्या है? पैरेलल। इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि जो चार्ज यहां से निकलेगा क्या वो सीधा यहां पहुंचेगा? तो इसका मतलब सीरीज है। जो चार्ज यहां से निकलेगा क्या वो यहां पहुंचेगा? सीरीज है। जो चार्ज यहां से निकलेगा वो यहां पहुंच जाएगा, ये भी सीरीज है। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जेई एडवांस के हिसाब से क्या होना चाहिए? इसमें इस तरह का डायग्राम बन के आना चाहिए अकॉर्डिंग टू जेई एडवांस। क्लियर है? और अकॉर्डिंग टू नीट क्या डायग्राम बन रहा है? नीट क्या बोल रहा है कि आप क्या करो कि 3 तो क्या बना दो और उसके साथ ये लगा दो। इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है भाई। ठीक है, तो इसीलिए इस सवाल में ये फॉल्ट है। अब अगर फिर भी आप इसे करना ही चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सुनिए बेस्ट तरीका। सोचिए ये तीनों बराबर कब हो सकते हैं? तब हो सकते हैं ना। तो आप K1 K2 K3 को K मान लो और फिर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। K1 K2 K3 तीनों को क्या मान लो, सेम, और K4 को भी K मान लो, आप तो सब कुछ K मान लो, और चेक कर लो कि कहाँ LHS बराबर RHS आ रहा है, तो जिसमें LHS बराबर RHS आ जाए वही आपका आंसर है। लेकिन सवाल में समस्या समझ में आएगी तेरे को कि सवाल की समस्या क्या है, ये समस्या है, तो इस सवाल को इसीलिए ही आप थोड़ा सा रेड मार्क कर दें कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसमें कई सारे ऑब्जेक्शन उठे थे इस सवाल में, तो फिर भी कुछ हुआ नहीं। हुआ था क्या, मुझे नहीं पता 16 में तो क्या हुआ था, आई हैव नो आइडिया, शायद पेपर भी आउट हुआ था, पेपर भी आउट हुआ था, ये यही वाला आउट हुआ था क्या? हाँ शायद इससे पहले वाला, हाँ रीप AIPMT, और नीट में भी पता नहीं दो पेपर लग रखे हैं, 1 2 भगवान जाने क्या था, छोड़ो तुम तो। 17 वाले में आओ तुम तो, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 14 15 18 19 21 एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 4 5 10 12 16 17 18 19 22 23 24 तो पहले ही हो चुका बेटा, 23 में डाउट है। 23 देखो, 23 एक 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर एक 4 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर के साथ, और दोनों को आपने चार्ज किया कितने कितने वोल्ट पर, 6 वोल्ट पर। दोनों को आपने कैसे जोड़ा है कि एक की पॉजिटिव पोलैरिटी दूसरे की नेगेटिव से जोड़ी गई है, तो क्या ये सेम पोलैरिटी अपोजिट साइड है? अब आपसे बोला है कि बताओ टोटल एनर्जी स्टोर कितना होगा, तो पहले ये इनिशियल एनर्जी निकालो। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर एक की, और दूसरी कितनी, हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी हो गई। और फाइनल एनर्जी निकालने के लिए क्या वीसी की आवश्यकता है, तो पहले वीसी निकालो। वीसी क्या होगा, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, फिर नई एनर्जी निकाल लो, तो फाइनल और इनिशियल का जो डिफरेंस होगा वही चेंज इन एनर्जी आएगा। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी पूछा है ना, हाँ हाँ हाँ, चेंज पूछा ही नहीं है, तो इसमें तो सीधे वीसी निकाल लो, वीसी से ही काम हो जाएगा। चलो भाई, तो इसी के साथ कैपेसिटर नामक चैप्टर ये होता है समाप्त। चलो शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 5। चैप्टर का नाम लिखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। लिखो भाई चैप्टर का नाम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, हेडिंग डालो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। आज हम एक नया मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं। उस नए मॉड्यूल 5 के अंदर पहला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। हार्ड कॉपी आई होप आप सभी को मिल गई होगी। ऑनलाइन में जिन प्राणियों को हार्ड कॉपी नहीं मिली है उन्हें जल्द ही मिल जाएगी। आपका जो मुद्दा था वो उठा दिया गया है संसद में, और संसद में बहुमत से पारित हो गया है वो, जल्द ही संशोधन होकर आपको मॉड्यूल 5 हार्ड कॉपी में मिल जाएगा।
देरी के लिए खेद है। हाँ जी, चलो शुरू करें। अब चलो बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, सीधे बैठ जाओ। कमर सीधी। कमर सीधी का मतलब समझता है भाई? क्या गैंडे की तरह फैल के बैठा है? सीधा बैठ, कमर सीधी। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए शुरू से बात करते हैं। इलेक्ट्रो की बात करें तो इलेक्ट्रो में हमने इस चैप्टर की शुरुआत जब करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो वहां शुरुआत में हमने पढ़ा था कोलंबियन फोर्स, पढ़ा था ना। उसके बाद पढ़ा था फील्ड। यहां उल्टा चलता है, यहां पहले क्या पढ़ेंगे? फील्ड, फील्ड पढ़ेंगे फोर्स। तो बात करते हैं पहले मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसे समझते हैं। देखिए दुनिया में जब भी ऐसे फोर्स समझाने पड़े जिनमें कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, तब तक फील्ड की जरूरत पड़ी। जैसे कि मान तूने एक पार्टिकल लिया और उसे हवा में से ड्रॉप किया, तो क्या वो नीचे गिर जाता है? ऐसा तो होता नहीं कि धरती माता जमीन से प्रकट होती है, बालक, ऐसा तो होता नहीं है। क्या वो खुद ब खुद बिना कांटेक्ट के अर्थ की तरफ जाता है? तो वहां पर आपने विदाउट एनी कांटेक्ट फोर्स लगता हुआ देखा, तो आपने वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में सोचा। फिर इलेक्ट्रो में क्या होता है कि दो चार्ज एक दूसरे से दूर रखे होते हैं, फिर भी एक दूसरे में फोर्स लगाते हैं। तो वहां आपने फोर्स विदाउट कांटेक्ट वापस से देखा, तो आपने वहां पे नई फील्ड का आविष्कार किया जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही बचपन में आप मैग्नेट के साथ खेले तो होंगे कभी ना कभी। तो दो मैग्नेट के टुकड़े जब एक दूसरे के पास में रखे जाते हैं तो विदाउट एनी कांटेक्ट क्या वो एक दूसरे में फोर्स लगाते हैं? तो वहां पर हमको क्या सोचना पड़ा? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट का वो सराउंडिंग है जिसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेट रख दिया जाए तो वो उसके इफेक्ट को क्या करेगा? फील करेगा। ये वो जरिया है जिसकी मदद से दो मैग्नेट एक दूसरे से बात कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? ये वो जरिया है जिससे दो मैग्नेट एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो बार मैग्नेट है, जो मैग्नेट हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो मैग्नेट क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मानते हैं? इसके अलावा एक और सोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट करता है, वो है अर्थ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात सबसे पहले एक गांव में हुई थी जिसका नाम था मैग्नीशिया। क्या नाम था? मैग्नीशिया। ये साउथ अफ्रीका साइड में कहीं एक गांव था। बहुत पुरानी बात है, मतलब जब तक मतलब साइंस ने डेवलपमेंट भी चालू नहीं किया था तब की बात है। तो उस वक्त क्या होता था भाई कि बहुत पुराने वक्त में लोगों के पास रोजी रोटी चलाने का साधन क्या होता था? खेती करना। खेती बाड़ी करते थे वो। तो खेती बाड़ी, हाँ भाई, भेड़, गाय, भैंस, इससे भी ऊपर उठो तुम दोनों। क्या भैंसों के तबेले में बैठते हो क्या जाके? और तू बकरी के उसमें बाड़े में जाके बैठता है क्या? बकरी चोर। हाँ, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, ट्रैक पे वापस आ जाए। तो मैग्नीशिया गांव में क्या होता था कि जब किसान खेती किया करते थे तो पहले तो क्या नंगे पैर की खेती होती थी, तो पैरों में चोट लग जाती थी। तो उन्होंने धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो सोचा कि चलो पैरों में हम कुछ मतलब जैसे जूते टाइप की चीजें पहनते हैं। पहले रिबॉक, नाइकी तो चलता नहीं था कि वो खरीदे और पहन के चल जाए। वुडलैंड नहीं चलता था, बाटा भी नहीं चलता था, नो डाउट। तो उन्होंने क्या किया? लकड़ी के जूते बनाने के बारे में सोचा। जैसे खड़ाऊ वगैरह देखिए आप लोगों ने, खड़ाऊ पहनते हैं, महाराज महाराज पहना करते हैं अपने, है ना। गांधी जी ने भी पहनी थी लकड़ी खड़ाऊ, बिल्कुल, नो डाउट। तो राहुल गांधी नहीं यार देखो मुझे क्या है, दर्द हो जाता है यहाँ पे मैं इतना सहन कर सकता हूँ यार, दिल में दर्द हो जाता है भाई। इतनी भारी बातें मत बोला करो तुम राहुल गांधी बेचारे को क्यों बदनाम कर रखा है तुम लोगों ने? हाँ, वो इतना सीधा इंसान। तो जलेबी जितना सीधा आदमी बेचारा यार। खैर, तो उन्होंने क्या किया? लकड़ी के जूते बनाने के बारे में सोचा। अब लकड़ी के जूते में लकड़ी को एक दूसरे से चिपका के रखने के लिए उन्होंने लोहे की कीलों का इस्तेमाल किया। लोहे की कीलों से उसे क्लैम्प किया और एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग शूज बनाया। उसे पहनकर वो खेती करने के लिए जाते थे। तो उन्होंने ये महसूस किया कि जब वो लकड़ी के जूते पहन के खेती करते थे तो उनके लिए जमीन से पैर को ऊपर उठाना बहुत भारी काम हो गया था। लकड़ी के जूते अपने आप में इतने भारी नहीं थे, लेकिन अचानक से उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनका पैर उठाए नहीं बन रहा है। मतलब ऐसा कुछ है जमीन में जो कि उनके पैर को अपनी तरफ खींच रहा है। बहुत अट्रैक्शन सा फील होने लगा उस समय। उन्हें लगा यार नंगे पैर ही खेती कर रहे थे वही ज्यादा अच्छा था, ये लकड़ी के जूते पहनने के बाद तो पैर उठाने में बड़ी दिक्कत होने लग गई। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्या है उस लकड़ी के जूते में जिससे हमें दिक्कत हो रही है। लकड़ी में तो ऐसी दिक्कत नहीं थी।
तो उन्होंने देखा वो लोहे की कीलें, वो लोहे की कीलें ऐसी थी कि उनको जमीन अपनी तरफ क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि जमीन के अंदर कुछ ऐसा हो जो कि लोहे की कीलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो। तो उन्होंने जमीन को खोद के देखा, तो उन्हें उस जमीन में कुछ भी मिला नहीं। तो उन्होंने ऐसा मान लिया कि हो न हो यहाँ की जो गांव की जो जमीन है, उस जमीन के अंदर ऐसा कुछ है, उस जमीन के अंदर ऐसा कुछ है जो कि क्या कर रहा है, लोहे की कीलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पहली बार उन्हें समझ में आया कि जो हमारी अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि लोहे को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, अट्रैक्ट। और उस अट्रैक्शन स्ट्रेंथ को ही उस गांव के नाम से जाना गया। उस गांव का नाम था मैग्नीशिया। तो वहां से वर्ड निकल के आया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या निकल के आया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये माना गया कि हाँ, अर्थ भी क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो हमारे पास दो सोर्स हो गए मैग्नेटिक फील्ड के, एक तो हमारी अर्थ हो गई और एक क्या हो गया, मैग्नेट। फिर 19th सेंचुरी की शुरुआत में एक ऐसा आविष्कार हुआ, एक ऐसी खोज हुई जिसकी मदद से हमें पता चला कि नहीं, दो नहीं, तीन सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के। 19th सेंचुरी से पहले तक तो क्या मानते थे, दो ही है, एक तो मैग्नेट और एक अर्थ, ये दोनों बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन 19th सेंचुरी की शुरुआत में एक्सीडेंटली एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो गया, ऐसी खोज हो गई जिसमें पता चला कि नहीं भैया, ये दो नहीं, इनके अलावा भी कुछ है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड। क्या थे, ऑर्स्टेड। 1820 की बात है। वो एक मतलब एक यूनिवर्सिटी में फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के लेक्चर्स भी लिया करते थे। तो ऐसे ही उन्हें कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना था किसी प्रैक्टिकल के बारे में, बच्चों को समझाना था। तो उसके लिए वो इवनिंग टाइम में बैठकर अपनी लैब में जो टेबल होती है उस पर अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रख के अपना कुछ काम कर रहे थे। उन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक कंपास बॉक्स भी था। कंपास बॉक्स देखा है आप लोगों ने, कंपास बॉक्स जिसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है, देखा है? वो मैग्नेटिक निडल डेविएशन दिखाती रहती है डायरेक्ट। अरे तुमने जैक स्पैरो साहब को भी देखा ही होगा, देखा ही होगा, देखा ही है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। वो मूवी तो मोर और लेस सभी ने देखी होगी। उसमें वो दिशा सूचक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, करते नहीं करते हैं? तो वो जो दिशा सूचक यंत्र है उसी को हम क्या कहते हैं, कंपास। क्या कहते हैं, कंपास। तो कंपास के अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक निडल होती है। उस मैग्नेटिक निडल में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो उसका काम नॉर्मली हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में करते हैं कि किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है और किधर वेस्ट है। तो वो काम कैसे करता है वो सुनिए। जो उसमें मैग्नेटिक निडल है उसमें कितने पोल हैं, दो, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो दो पोल के इस कॉम्बिनेशन को डाईपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, डाईपोल। इलेक्ट्रो में पढ़ा है ना तूने, बिल्कुल वैसा ही है। क्या डाईपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क लगता है तो वो घूमता है। अगर मैं तेरे को कहूं कि ये एक डाईपोल है और ये घूम रहा है, इसका मतलब इसमें क्या लग रहा है, टॉर्क। टॉर्क कौन लगाएगा, खुद या पड़ोसी? पड़ोसी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अरे बोलो। तो कंपास का काम कब आता है, जब उसके आसपास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाए, टॉर्क से वो घूमे और आपको बता दे कि हाँ यहाँ पे फील्ड है। तो हुआ क्या कि जब वो अपनी लेबोरेटरी में बैठकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक बड़ा सिंपल सादा सा सर्किट था जिसमें एक बैटरी था, एक स्विच था, एक रियोस्टेट था और एक वायर के साथ वो सब कुछ कनेक्टेड थे। रियोस्टेट का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस को वेरी करना, करंट कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ इसके पास में एक कंपास बॉक्स रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, बोल, कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स की निडल में एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा और ये कंपास बॉक्स की निडल अपने वर्टिकल स्टैंड पर ऐसे फिक्स थी। क्या कंपास की निडल ऐसी होती है, ऐसे लगी हुई होती है और ऐसे ऐसे घूमती है? तो ये एक वर्टिकल स्टैंड था जिसमें वो फिट थी। ओके। अब हुआ क्या कि जैसे ही ऑर्स्टेड साहब अपना काम कर रहे थे और उन्होंने सर्किट में क्या फ्लो करवाई, करंट, तो उनकी नजर अचानक से कंपास पे गई और उन्होंने देखा कि जो कंपास बॉक्स है इसकी निडल में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। क्या आ गया? वो चौंक गए कि कंपास में डिफ्लेक्शन कैसे आया, क्योंकि कंपास में डिफ्लेक्शन जो कब आता है, जब आसपास में मैग्नेटिक फील्ड हो। उन्होंने टेबल पे ध्यान से देखा, कहीं पर भी कोई भी मैग्नेट रखी हुई नहीं थी। तो वो समझ नहीं पाए कि यार इसमें डिफ्लेक्शन आया तो कैसे आया। तो उन्होंने अपना ध्यान वहां से हटाया और अपने काम पे वापस लगे। फिर उन्होंने रियोस्टेट की मदद से करंट को कम ज्यादा करने की कोशिश करी। तो जब उन्होंने रियोस्टेट की मदद से करंट को कम ज्यादा किया तो उन्होंने देखा कि ये डिफ्लेक्शन भी कम ज्यादा हो रहा था। तो वो और चौंक गए, बोला कि हो ना हो भैया, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो कंपास को डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो है वो है करंट। क्या है वो, करंट। इस वायर में फ्लो होने वाले करंट के कारण यहाँ पर क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन।
उन्होंने ये नोटिस किया कि जब करंट है तब डिफ्लेक्शन है, और जब करंट नहीं है तब डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब वो समझ गए कि हो ना हो ये करंट कैरिंग वायर अपनी सराउंडिंग में क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी से। किससे, बी से। तो उनको ये बात समझ में आ गई कि ये करंट कैरिंग वायर अपनी सराउंडिंग में क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो उस दिन लोगों को मालूम चला कि हाँ, इस दुनिया में दो नहीं कितने सोर्स हैं, तीन। कौन कौन, अर्थ, मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर। सो देयर आर टोटल थ्री सोर्सेज। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कोई और नया सोर्स भी पता चल जाए, लेकिन अभी तक की डिस्कवरी के हिसाब से कितने सोर्स हैं, तीन। ठीक है जी। अभी जो तीन ये जो करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के साथ भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करके देखे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम करंट का वैल्यू बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। मतलब करंट का वैल्यू बढ़ने से क्या बढ़ रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो डिफ्लेक्शन बढ़ा, तो उन्होंने नोटिस किया कि करंट बढ़ाने पर डिफ्लेक्शन बढ़ता है और करंट घटाने पर डिफ्लेक्शन घटता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फिर उन्होंने ये नोटिस किया कि अगर मैं इस तार की लंबाई को घटा देता हूं तो डिफ्लेक्शन घट जाता है, बढ़ा देता हूं तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। इसका मतलब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। फिर उन्होंने नोटिस किया कि जब मैं इस कंपास को दूर ले जाता हूं तो डिफ्लेक्शन कम हो जाता है, पास लाता हूं तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अरे बोलो। फिर उन्होंने ये भी नोटिस किया कि अगर मैं इसे किसी थीटा एंगल पे रखता हूं तो डिफ्लेक्शन कुछ और आता है, टू थीटा पे रखता हूं तो डिफ्लेक्शन कुछ और आता है। इसका मतलब बी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। बोलो क्लियर है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इतने सारे कंक्लूजन उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से पता लगाए। फिर उन्होंने और दिमाग लगाया, बोले यार ये करंट ही क्यों, करंट ही क्यों जिसने डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया। तो वो ये जानते थे और उन्हीं की डिस्कवरी थी ये कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रो में पढ़ा है हम लोगों ने। और अगर चार्ज पार्टिकल चलता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो इसका मतलब अंदर जब तार में करंट फ्लो हो रही है तो कौन फ्लो हो रहा है, चार्ज। और उस चार्ज ने ही क्या बनाई, मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। इसीलिए करंट कैरिंग वायर ने भी क्या बनाई, मैग्नेटिक फील्ड बनाई। बोलो समझ में आया आपको। तो करंट कैरिंग वायर इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या आप ये भी मानते हो कि करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता होगा। जरा सोचते हैं, क्या करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होता है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन जाता है उतना आता है। अरे याद है तेरे को, ये न्यूट्रल होता है। तो अगर ये न्यूट्रल है तो सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के लिए क्या जरूरी है, बॉडी पर क्या हो, नेट चार्ज। अगर मैं न्यूट्रल हूं, मुझमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहूं तो बनेगी क्या, नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज होता तो बन जाती। अरे क्यों होना जरूरी है ना। तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि करंट कैरिंग वायर अपनी सराउंडिंग में सिर्फ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या नहीं बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, न्यूट्रल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन जाता है उतना। अच्छा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है क्या, हाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाती है, बैटरी। ये भी मैं बता चुका हूं तुझे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में शुरुआत में आ गया था कि करंट कैरिंग वायर के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई, बैटरी ने। क्या रोस्टेट साहब ने ये भी कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव्स। याद है, याद है। तो ये सारे के सारे कंक्लूजन किसने निकाल के दिए थे, और स्टेट ने। किसने, तो शुरू करें, तो लिखो और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट, और स्टेट एक्सपेरिमेंट, और स्टेट एक्सपेरिमेंट। ये डायग्राम बना, ये डायग्राम बना फटाफट से।
ड्रॉ कर लिया, लिखो कंक्लूजन्स। नहीं नहीं, कंपास तो अलग, कंपास को भी सर्किट, अरे यार फील्ड से होता है डिफ्लेक्शन तो। चलो लिखवाऊं, कंक्लूजन्स लिखो इसके, कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स, फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन लिखो। A current carrying wire produce magnetic field in its surrounding. A current carrying wire, a current carrying wire produce magnetic field in its surrounding. A current carrying wire produce magnetic field in its surrounding. Second point, there is no electric field in the surrounding of current carrying wire. There is no electric field. There is no electric field in the surrounding of current carrying wire. There is no electric field in the surrounding of current carrying wire because wire is neutral. Because wire is what? Neutral. वायर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इसलिए उसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, सिर्फ कौन सी फील्ड होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग ऑफ करंट कैरिंग वायर बिकॉज वायर इज व्हाट? न्यूट्रल। फिर अगला पॉइंट वही, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ई। ये तो पुराने पॉइंट है, लिखते जाओ फटाफट फटाफट। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ई, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ई। दूसरा पॉइंट, मतलब अगला पॉइंट, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस ई एंड बी। चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस ई एंड बी। पुरानी बातें ये तो सारी। अगला पॉइंट, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस बोथ ई एंड बी, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस बोथ ई एंड बी एंड रेडिएट्स, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस बोथ ई एंड बी एंड रेडिएट्स EM waves। क्या रेडिएट करता है? EM waves। क्लियर है? ये सारी बातें उन्होंने बताई। इसके अलावा भी बताई थी बातें तो, कि अगर करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। घटाओगे तो क्या हो जाएगी? ज्यादा। लेंथ बढ़ाओगे तो ज्यादा हो जाएगी, और कम करोगे तो कम, और थीटा चेंज करोगे तभी चेंज होगा। कई सारी बातें बताई थी, लेकिन उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी आगे आ जाएंगे। बोलो यहां तक समझ में आया? ये सब किसके एक्सपेरिमेंट थे? ऑर्स्टेड के। कब किए गए? 19वीं सेंचुरी में। कौन सी सेंचुरी में? 19वीं सेंचुरी में। ये कोई नहीं पूछ रहा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो हाँ जी, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो बात चल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, तो चलो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिख ले अब। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कई सारे नाम हैं। मैग्नेटिक फील्ड, उसके कई सारे नामों में और भी नाम लिखते जाना। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा नाम लिखना मैग्नेटिक इंडक्शन। आज तू नहीं लिख रहा, कॉपी नहीं लाया गया? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। एक और नाम लिखो इसका, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सब एक ही चीज है। मैग्नेटिक फील्ड कहो, मैग्नेटिक इंडक्शन कहो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहो, ये सब एक ही चीज है। इनका सिंबल लिख लेना बी, कैपिटल बी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बी वेक्टर कर लेना उसको। क्या कर लेना? बी वेक्टर। लिखवाऊं? लिखो, इट इज ए सराउंडिंग,
It is a surrounding. It is a surrounding of a magnet or magnetic substance. It is a surrounding of a magnet. It is a surrounding of a magnet or magnetic substance. It is a surrounding of a magnet or magnetic substance in which another magnetic substance can feel force or torque. In which another magnetic substance can feel force और टॉर्क. क्लियर है? इसका सिंबल क्या है? बी. इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं. इसकी ऐसा यूनिट लिख लो. ऐसा यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर. क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर. याद रख लो. ठीक है ना? एक और यूनिट होती है टेस्ला. क्या होती बोलो? अरे टकला नहीं, टेस्ला. मस्क साहब के पास है ना? हाँ, वही वाला टेस्ला. बिल्कुल टेस्ला. समझ में आया तेरे को? इसकी सीजीएस यूनिट, अरे बात नहीं भाई, बात नहीं. सीजीएस यूनिट लिख लो गॉस. जो आपने पहले पढ़ा था वही वाला गॉस ही है. सीजीएस यूनिट क्या है? गॉस. एक टेस्ला में कितने गॉस? 10⁴ गॉस. ये भी लिख लेना. एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10⁴ गॉस. अरे ये याद रखना पड़ेगा, काम आएगा न्यूमेरिकल में, तो इसे लिख ले. बोलो समझ में आया? यहां तक ऐसा कुछ था नहीं जो समझ में आए भी ना. ठीक है, आगे बढ़े. अभी तो थ्योरी चल रही है, मतलब ऐसे बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ फिजिक्स जैसा कुछ आया नहीं है अभी. अब आएगा. अगली हेडिंग, बायोट-सावर्ट लॉ. बायोट-सावर्ट लॉ. देखो जी क्या बात है इसमें, सुनिए. बायोट और सावर्ट ये दो अलग अलग प्राणी थे. ये ऑर्स्टेड साहब की लैब में लैब असिस्टेंट का काम किया करते थे. तो हुआ क्या कि ऑर्स्टेड साहब जो भी अपना क्रियाकलाप करते थे, उस क्रियाकलाप को वो डायरी में लिखते थे कि आज मैंने दिन भर में ये किया. तो चोरी नहीं हुआ. चोरी से ऊपर उठो तुम. तुम्हारे जीवन में शॉर्टकट का एक ही रास्ता है कि क्या कर ले? चोरी. चलो, बहुत अच्छी बात. तो बायोट-सावर्ट साहब क्या थे कि उनके काम यहाँ पे काम किया करते थे, लैब का संभालते थे लैब को. अब ऑर्स्टेड साहब ने जो भी अपनी बातें लिखी, वो सारी बातें अपनी डायरी में वो लिख देते थे कि मैंने ऐसा किया, मैंने ये खोज करी, मैंने वो किया, ये किया. किसी काम से ऑर्स्टेड साहब बाहर गए थे और फिर वो वापस नहीं आ पाए. किसी कारणवश उनका देहांत हो गया. ठीक है जी. उनका बार करा के बायोट-सावर्ट आए लैब में, लैब संभाल ले वापस. तो लैब में उन्होंने उनकी डायरी देखी. क्या देखी? डायरी. तो डायरी में उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ देखा कि भाई वो ये काम कर रहे थे. तो हुआ क्या कि उन्हें लगा कि हाँ यार एक्सपेरिमेंट तो सही डायरेक्शन में जा रहा है. तो उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया. अब देखो दिक्कत क्या थी कि ऑर्स्टेड साहब ने ये तो बताया कि करंट कैरिंग वायर क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. ये भी बताया कि करंट बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है, लेंथ बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है, दूर जाने पर कम होता है, पास आने पर ज्यादा होता है, थीटा चेंज करने पर भी चेंज होता है. लेकिन कितना, फॉर्मूला क्या है, ये वो नहीं बता पाए थे ऑर्स्टेड साहब. उसी से पहले वो तो ऊपर वाले को प्यारे हो गए. तो उस काम को आगे किसने बढ़ाया? बायोट-सावर्ट ने. तो बायोट-सावर्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसी चीज को और आगे बढ़ाया, बहुत मेहनत करी, और बहुत सारी मेहनत करने के बाद उन्होंने एक रिजल्ट बना के दिया लोगों को, एक फॉर्मूला बना के दिया, जिसकी मदद से आप क्या फाइंड आउट कर सकते थे? मैग्नेटिक फील्ड. क्या फाइंड आउट कर सकते थे? मैग्नेटिक फील्ड. तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोट-सावर्ट लॉ की.
शुरुआत करें। अच्छा, अगर किसी स्टेटमेंट के आगे लग जाए कि ये लॉ है, तो क्या वो यूनिवर्सली मानना पड़ेगा? उसमें वो इफ एंड बट नहीं हो सकता। अगर सरकार ने नियम बनाया है कि दुपहिया चालक को हेलमेट लगाना है, तो लगाना ही है। आप सड़क पर खड़े होकर हवलदार से ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं लगाऊंगा, पहले मुझे समझा, तो वो समझा ही देगा फिर तुम्हें। समझ रहे हो ना आप? ठीक है, 101 रुपए की पर्ची काट देगा तुम्हारी। आना ही पड़ेगा, कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। बोलो क्लियर है? तो चलिए सुनिए बायोट सावर्ट का लॉ, प्लीज बात नहीं, तन मन धन शिद्दत से सुने क्या बता रहा हूं, क्योंकि काम की चीजें। मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, क्या है बोलो? करंट कैरिंग वायर। उसमें मान लीजिए कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई। अब हमें ये तो पता है कि करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में क्या बना रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। हमें कहा गया कि कैलकुलेट करना है। तो क्या है कि मान लो मैंने कहा कि यहां से कुछ दूरी आर पर एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बायोट सावर्ट साहब ने कहा कि पहली बात तो ये भैया कि आप पूरे तार का फील्ड एक साथ नहीं निकाल सकते। आप क्या करेंगे? वायर के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। टुकड़े के एलिमेंट होते हैं, तो आप इस वायर के एक छोटे से एलिमेंट के बारे में सोचें। इस छोटे से एलिमेंट की लंबाई कितनी होगी? डीएल। कितनी होगी? डीएल। उसमें करंट कितनी? आई। पूरे तार में करंट तो आई है ना, छोटे टुकड़े करने से करंट थोड़े कम हो जाएगी। अरे लंबाई डीएल होगी लेकिन करंट तो कितनी रहेगी? तो वो कहे कि भैया इस एलिमेंट में करंट आई और लंबाई कितनी? डीएल। इन्हें क्लब करके एक नाम दिया, करंट एलिमेंट। क्या नाम दिया? ऐसा स्मॉल एलिमेंट जिसमें क्या फ्लो रही हो? करंट, उसे क्या कहते हैं? करंट एलिमेंट। तो इसका नाम क्या था? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट के बारे में बायोट सावर्ट ने कहा कि भैया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वैसे तो देखो करंट की बात करें तो वो स्केलर है, लेंथ की बात करें तो वो भी स्केलर है, बट उनका दोनों को क्लब कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वेक्टर। और अगर ये वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी, और इसके डायरेक्शन के बारे में कहा गया कि डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ आइडियल, डायरेक्शन ऑफ आइडियल इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बात उन्होंने बोली, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था तो उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो लंबाई दिख रही है आपको, ये लंबाई कितनी है? आर। मान लो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स कॉमा वाई है। तो ये जो आर है ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। आर क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसा कि नाम से पता चलता है ये क्या बताता है? पोजीशन किसकी? पॉइंट की। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी? पॉइंट की तरफ। किस तरफ? पॉइंट की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज ऑलवेज टूवर्ड्स पॉइंट, टूवर्ड्स पॉइंट। बोलो क्लियर है? अच्छा, क्या इन दोनों के बीच में कुछ एंगल भी बन रहा होगा? तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? मान लो थीटा। बोलो क्लियर है? उन्होंने ये भी कहा कि छोटा सा एलिमेंट क्या छोटी सी फील्ड बनाएगा? उस छोटी सी फील्ड को उन्होंने नाम दिया डीबी। क्या नाम दिया? उन्होंने ये भी कहा कि बाय एक्सपेरिमेंट यहां पर फील्ड की डायरेक्शन आ रही है क्रॉस। क्या आ रही है? क्या क्रॉस और डॉट जानता है? क्रॉस क्या होता है? इनवर्स नहीं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्स। और डॉट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड्स। पूरा बोलने में टेक्स्ट नहीं लगता है तो पूरा बोलेंगे। बोलो क्लियर है? आधा अधूरा बोलने में गड़बड़ हो सकती है भाई, समझ रहा है? तो इनवर्स आउटवर्स नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्स। ये पीओपी क्या लिखा हुआ है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ये क्या है? प्लेन ऑफ पेपर। ये क्या है? प्लेन ऑफ पेपर। बोलो क्लियर है? अच्छा जी, तो ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने कहा कि इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? क्रॉस। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बात प्रूव करी कि डीबी का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आइडियल के। डीबी का जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। और डीबी का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? साइन थीटा के।
ये 3 चीजें उन्होंने बताई। क्या ये तीनों चीजें तो भाई साहब अपने ऑर्स्टेड ही बता के गए थे? अरे बता के गए थे। करंट के प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के इनवर्स होता है, एंगल पे डिपेंड करता है। बस उन्होंने इनको थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर दिया। अब आपके दिमाग में किसी न किसी के दिमाग में ये डाउट आया होगा, बोलो सर 1/r² क्यों है? तो मैंने क्या कहा था, ये लॉ है। क्या है? और लॉ में कोई इफ एंड बट नहीं होता, जैसा कहा वैसा मान लीजिए। बोलो क्लियर है? अच्छा, अगर इन तीनों चीजों को क्लब कर दे एक साथ तो बता डीबी किसके प्रोपोर्शनल होगा? आईडीएल साइन थीटा बाय r²। और जब जब प्रोपोर्शनल आता है तो क्या कांस्टेंट भी आता है? इसको हटाएंगे और कांस्टेंट लाएंगे। कांस्टेंट का वैल्यू क्या मान लेते हैं? के। क्या मान लेते हैं? तो के आईडीएल बाय r²। के का वैल्यू भी उन्होंने ही दे दिया। उनके हिसाब से के का वैल्यू क्या था, चलो वो भी समझ लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के, उन्होंने कहा कि के का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई का सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में अलग अलग वैल्यू होता है। एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू होता है 1 गॉस सेंटीमीटर स्टेट एम्पियर। ये उन्होंने बताया। समझ में आया? रटना पड़ेगा। जैसे तूने वहां पे 1/4 रटा था, वैसे तूने यहाँ पे क्या रटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। रटना है तो रटना ही है। क्लियर है? अच्छा, ये वैल्यू उठा के डाल दो। ये वैल्यू उठा के अगर आप यहाँ डाल दोगे तो डीबी बराबर कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, याद रखना है। तो फॉर्मूला बोलेंगे क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। अगेन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। वन मोर टाइम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। क्लियर है? r क्या है? रेडियस। अरे डिस्टेंस है, डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। किसकी? किससे? पॉइंट की एलिमेंट से। पॉइंट की एलिमेंट से। क्या ये वेक्टर भी है? इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? एलिमेंट की तरफ की पॉइंट की तरफ? आई क्या है? डीएल क्या है? स्मॉल एलिमेंट की लंबाई। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आईडीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। बोलो। अच्छा, अब वहां एप्सिलॉन नॉट था, यहां क्या है? म्यू नॉट। अच्छा, ये स्केलर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? अच्छा, म्यू नॉट के बारे में बात करते हैं। म्यू नॉट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। वहां था परमिटिविटी, यहां क्या है? परमिएबिलिटी। परमिट देने की एबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब परमिट देने की एबिलिटी। इसके बारे में गहन चिंतन और मनन होगा, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। आज तो कुछ और पढ़ेंगे। तो म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सोच, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए? म्यू नॉट का वैल्यू बता क्या होना चाहिए? म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। एसआई सिस्टम में। तो सीजीएस में 4 पाई गॉस सेंटीमीटर अपॉन स्टेट एम्पियर। ये किसमें? सीजीएस में। बोलो क्लियर है? अगर ये म्यू नॉट है तो फिर एक म्यू भी तो होगा। म्यू क्या होगा? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। इसे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एक म्यू आर भी होगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वहां था? यार बोलो।
एक रिलेशन भी तो होगा, म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ये वो रिलेशन है। भेजे में गया? नहीं गया, गया। अब बनाते हैं इसकी कौन सी फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वेक्टर। क्या फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है? अरे बोलो, क्या इसके पास डायरेक्शन होगी? बिल्कुल होगी। जरा देखकर बता, तेरा तार क्या बोर्ड के प्लेन में है? क्या ये आर भी बोर्ड के प्लेन में है? लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है? और परपेंडिकुलर को क्या नॉर्मल वेक्टर से दिखाते हैं? तो सोच, मैं डीबी वेक्टर क्या लिखूंगा? भाई वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं? दो, मैग्नीट्यूड एंड, इसका मैग्नीट्यूड तो तूने अभी भी निकाला, क्या है मैग्नीट्यूड बोल? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साथ में एन कैप। एन कैप क्या है? नॉर्मल वेक्टर। क्या है? इसे देख, मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब एन कैप। और ऐसे लिख सकता हूं। ए क्रॉस बी को ओपन करने पर क्या आता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा एन कैप बताता है डायरेक्शन। तो अगर ए क्रॉस बी आता है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो बता आईडीएल आर साइन थीटा एन कैप को क्या लिखेगा? आईडीएल क्रॉस आर। अरे लिखेगा। तो बता डीबी वेक्टर बराबर क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। और भी चेंज कर सकता है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। ऐसे कैसे लिखा सर आपने? वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हो क्या वो आर कैप हो जाता है? तो ये भी तो सही फॉर्मेट है। अरे बोलो। सो ऑल दीज आर वेज टू फाइंड द वेक्टर फॉर्म। क्या वेक्टर फॉर्म याद रख सकता है? अगली चीज यहां से देखो, क्या डीबी डिपेंड्स ऑन थीटा? बोलो। थीटा को अगर 0 कर दूं तो साइन 0 कितना? 0। साइन 0 और 180 कर दूं तो साइन 180, वो भी 0 ही होता है। अरे सस्ता नशा किया है क्या? किया है? चाय पी के आए हो क्या? हाँ, हिमल खा के आए हो? चलो सामने देखो, उस बात का मतलब समझो। थीटा 0 कब होगा? जब ये पॉइंट कहां आ जाए? तार पे आ जाए। किस पे आ जाए? इधर आ जाए तो भी तार पे है, इधर आ गया तो 180, इधर आ गया तो 0। तो अगर पॉइंट तार पर आ जाए या तार की एक्सिस पर आ जाए, अगर पॉइंट तार पर आ जाए या तार की एक्सिस पर आ जाए, दोनों ही कंडीशन में फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये पॉइंट है, मैं अभी लिख देता हूं ये बात। तो एक चीज और, बायट सावर्ट साहब का ये जो लॉ है, ये वैलिड होता है ओनली फॉर थिन वायर्स। याद रहे, किसके लिए? थिन वायर्स के लिए। क्लियर है बेटा? तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां लिखूं? यहां, यहां लिख देता हूं। इफ पॉइंट P is at wire or at the axis of wire, then dB will be 0. अभी इसके बारे में और गहन चिंतन मनन बाकी है, लेकिन घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रही है कि हमारे आज का सफर यहीं तक का था।
ये घड़ी नहीं चाहती कि हम साथ रहें, हम बात करें, हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, कुछ तुम समझो कुछ हम समझे, बिल्कुल नहीं चाहती है। बोलो, क्या ऐसा ही है? चलो छापो, छापने की रफ्तार में कमी नहीं होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट से छपना चाहिए। एक और पॉइंट लिखना है, नीचे जगह है, मैं लिख ही देता हूं, यहां है। देखो एक लास्ट पॉइंट और, एक लास्ट पॉइंट और सुनिए, प्लीज सुनिए। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर मिलता है, क्या वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है? अब जरा सोच, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या आइडियल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रही है? तो डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वायर और पॉइंट के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। डीबी क्या हमेशा आइडियल और आर के परपेंडिकुलर है? तो डीबी हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें कौन है, तार और पॉइंट। बोलो मानते हो? लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से ही कंटिन्यू करते हुए आएंगे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2। हाँ जी, नहीं जैसे मान ली ये तार है, ये पॉइंट है, तो इन दोनों को मिलाने से एक प्लेन बन गया नहीं बन गया? उस प्लेन के परपेंडिकुलर, उन दोनों को मिलाओ और एक प्लेन बनाओ उस प्लेन के परपेंडिकुलर। मैं कल इसके आगे से शुरू करूंगा चर्चा, ठीक है? ये लास्ट में सबसे लास्ट में दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, और बातें नहीं करनी है अपने को। चलिए बेटा, थैंक यू। रेस के सॉल्यूशन मैंने बाहर लगवा दिए कैपेसिटर के नोटिस बोर्ड पे, तो आपके जो भी डाउट्स हो वहां से आप देख लें। उसके बाद अगर आपको समझ में ना आए कोई न्यूमेरिकल तो देन कम टू मी। ओके, ओके बेटा, थैंक यू।
क्या करेगा भाई कमेंट पढ़ के? कमेंट पढ़ रहा है? बड़े बड़े गुड आफ्टरनून।